Hello everyone, my name is Amit Mandloi and welcome to online platform of Rouse Academy. Today we are going to discuss first 50 questions of test 6 इकोनॉमी से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द टाइप्स एंड वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। Creeping inflation takes place in a long period and the range of increase is usually in single digit. Hyperinflation is very high inflation, running in the digits range of double digit or triple digit. Core inflation shows the price rise in all the goods and services related to energy and food articles. ठीक है, तो स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन बिल्कुल सही है कि बहुत धीरे धीरे होने वाला इन्फ्लेशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, इसे लॉन्ग पीरियड में होता है और सिंगल डिजिट में यूजुअली होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। बट हाइपर इन्फ्लेशन इज नॉट डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट, इट इज इन मिलियंस। ठीक है, मिलियंस में अगर हो, ट्रिलियंस में हो तो इट इज नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, तो ये गलत हो जाता है। बाकी रनिंग इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट में होता है रनिंग इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन शोज द प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स को छोड़ करके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस राइज बताता है कोर इन्फ्लेशन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर रॉन्ग। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज वन ओनली, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर एन इकोनॉमी हैविंग ओनली वन इंडिविजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट इन दैट इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में एक ही व्यक्ति है तो किस, जो नीचे लिखे गए दो स्टेटमेंट, दो चीजें हैं, दो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उनमें से कौन सी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। कौन कौन सी दो चीजें बता रखी हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एग्जिस्ट करेगी क्या, या रोल ऑफ मनी एग्जिस्ट करेगा। अगर इकोनॉमी में कोई एक ही व्यक्ति है, देयर इज ओनली वन पर्सन एंड नो वन एल्स इन द होल इकोनॉमी, इन द होल कंट्री, ठीक है, तो क्या कोई दूसरे को वो कमोडिटी एक्सचेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी विल नॉट बी देयर। क्या कोई व्यक्ति को से कुछ खरीदने की उसको आवश्यकता पड़ेगी इंटरनली, क्योंकि मनी चाहिए खरीदने के लिए, इंटरनल कमोडिटीज कुछ खरीदना है तो ही नीड्स मनी, बट कुछ है ही नहीं, दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो ये भी जरूरत नहीं है, मनी की जरूरत भी नहीं है, तो दोनों की चीज जरूरत नहीं है। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एग्जिस्ट, तो बोथ 1 and 2 विल नॉट एग्जिस्ट। बोथ 1 and 2 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू चेक द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अगर इन्फ्लेशन है कंट्री में तो कौन सा मेजर गवर्नमेंट को लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच आर ऑलरेडी इन शॉर्ट सप्लाई, अगर शॉर्ट सप्लाई में है पहले से और इन्फ्लेशन है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेंगे वो गुड्स को, क्योंकि अगर शॉर्ट सप्लाई में है और आप उसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे, डिमांड तो वहीं की वहीं है, सप्लाई और कम कर देंगे एक्सपोर्ट करने की वजह से, तो प्राइस राइज ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा हो जाएगा प्राइस, तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन है, ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद सेकेंड चीज देख रखिए, टैक्स ब्रेक्स, कट्स इन एक्साइजेस एंड ड्यूटीज। इससे क्या होगा, अगर एक्साइज और ड्यूटीज कम कर दी जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, this will give rise to good production, this will encourage producers to produce more because excise नहीं पे करना पड़ेगा, सस्ता हो जाएगा रॉ मटेरियल, ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन को इंक्रीज मिलेगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज, तो प्राइसेस अपने आप धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो इन्फ्लेशन कम होने लगेगा, तो ये ठीक है। डियर मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है, जिसमें मनी सप्लाई को कम किया जाता है, ठीक है, अगर कम किया जाता है डियर मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, तो क्या ये चीज इस्तेमाल की जा सकती है, तो क्या ये चीज इस्तेमाल की जा सकती है इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए? बिल्कुल, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए ये बात इस्तेमाल की जा सकती है कि डियर मॉनेटरी पॉलिसी लेके आइए, मनी सप्लाई मार्केट में कम कीजिए, मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो लोगों के पास में परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, प्राइस जो बढ़ते हैं वो परचेसिंग पावर या ज्यादा डिस्पोजेबल मनी होने की वजह से ही बढ़ते हैं, और ज्यादा डिस्पोजेबल मनी होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा, तो इससे भी डियर मॉनेटरी पॉलिसी से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो 2 and 3 आर द राइट ऑप्शंस।
2 एंड 3 कहां दिखता है और करेक्ट हमसे पूछा है, तो 2 एंड 3 दिखता है बी वाले ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First statement is it is weighted average of bilateral nominal exchange rate at home currency in terms of foreign currency। बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है हमसे। It represents the quantity of domestic goods required to purchase 1 unit of a given basket of foreign goods। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। It does not represent the quantity of domestic goods required to purchase 1 unit of a given basket of foreign goods। नहीं, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट इज ओनली वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेगुलेटिंग नेशनल इनकम असेसमेंट डन बाय सीएसओ। सीएसओ नेशनल इनकम असेसमेंट करते हैं। सीएसओ हैव डिवाइडेड इकोनॉमी इनटू 15 पार्ट्स। सीएसओ ने इकोनॉमी को 15 पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर नेशनल इनकम असेसमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है एक्सपेंडिचर, इनकम एंड प्रोडक्शन आर 3 मेथड्स यूज्ड बाय सीएसओ। इनकम मेथड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमसे करेक्ट कोड पूछा है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? इनकम मेथड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा ये सही है क्या? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनकम मेथड यूज करेंगे या फिर प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी, 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को कौन सा कॉन्सेप्ट सही डिस्क्राइब करता है? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज इक्वल टू जीडीपी। जीडीपी कितना है आपका और टोटल मनी सप्लाई कितना है? ठीक है, टोटल मनी सप्लाई कितना है? वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन बेसिकली रिफर्स कि कितनी बार एक्सचेंज हैंड चेंज कर रहा है मनी और कितने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। ठीक है, तो जितना आपका जीडीपी है और टोटल मनी सप्लाई से अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो उससे पता चलता है कि कितनी बार मनी इधर से उधर ट्रांजैक्शन में गया है, और वही है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, क्या मतलब पता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, वो बताना है हमको। यूनिट ऑफ मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड नहीं। नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड, ये सही ऑप्शन है। नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड, कितनी बार हाथ बदलता है पैसा एक यूनिट पीरियड में, उसी को वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज होने का कौन कौन सा सब कारण हो सकता है, मेजर हो सकता है? ठीक है, किस मेजर के कारण मनी सप्लाई डिक्रीज हो सकता है? पहला है परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस कर ले। सेंट्रल बैंक इज परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। पब्लिक से सिक्योरिटी परचेस कर रही है तो इन रिटर्न क्या देगी? पैसा देगी। पैसा देगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है, हमसे पूछा है डिक्रीज किससे होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय पब्लिक। अगर पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा जमा कर देगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास में आएगा उतना एनडीटीएल के रूप में उसको ज्यादा एनडीटीएल हो जाएगा। ज्यादा एनडीटीएल हो जाएगा तो सीआरआर, एसएलआर ये सब भी बढ़ जाएंगे। उनका मतलब रेट उतना ही रहेगा, परसेंटेज उतना ही रहेगा, लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में जितना अवेलेबल है मनी सप्लाई वो कम हो जाएगा अगर पब्लिक पैसा कमर्शियल बैंक्स में जमा कर दें तो।
ठीक है, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, इन फॉर्म्स में कमर्शियल बैंक में पब्लिक जब पैसा जमा कर सकती है, तो इससे मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज बोरोइंग बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से पैसा लेती है, क्यों लेती है? कोई स्कीम के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए और खर्चा करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है सेंट्रल बैंक से पैसा लेके अपने पास रख लेगी, अगर रखने के लिए तो गवर्नमेंट पैसा नहीं लेगी सेंट्रल बैंक से, खर्च करने के लिए लेगी, और खर्च करेंगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। अगर किसी भी माध्यम से गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लिया हुआ पैसा खर्च करेगी मार्केट में तो मनी सप्लाई बढ़ना है, तो इससे भी मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाई सेंट्रल बैंक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का अपोजिट स्टेटमेंट है। पहले में परचेज करी थी, इसमें सेल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसको सेंट्रल बैंक पब्लिक को दे रहा है और पब्लिक से उसके बदले में पैसा ले रहा है। ठीक है, ठीक है, विद द गारंटी की वापस बायबैक कर लेगा। ठीक है, ऐसे गारंटी के साथ भी ले सकता है या ऐसे भी सेल कर सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर सेंट्रल बैंक पब्लिक को दे रहा है और उनसे पैसा ले रहा है तो मार्केट से पैसा ऑब्जॉर्ब होगा, मतलब मनी सप्लाई कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ठीक है, वो करेक्ट कोड्स इसके होंगे। 2 एंड 4, सॉरी 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 ऑप्शन में दिखता है बी वाले ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लीगल टेंडर। मनी कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया या ऑफ कंट्री फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। हाँ, पैसा कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मनी कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, currency notes cannot be refused by anyone for settlement of any kind of transaction. Checks are instrument of legal tender in India. चेक जो है it is an instrument of legal tender in India नहीं, चेक जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल टेंडर नहीं है, बिकॉज दे आर ड्रॉन ऑन आइदर सेविंग अकाउंट एंड या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने के लिए चेक जैसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको व्यक्ति रिफ्यूज भी कर सकता है। ठीक है, क्यों रिफ्यूज कर सकता है? पता चले कि सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसे ही नहीं, हम चेक बांटते जा रहे हैं। ठीक है, तो इट इज नॉट हार्ड कैश। ठीक है, इसलिए हम चेक्स को लीगल टेंडर की गिनती में नहीं रख सकते। ठीक है, तो चेक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ लीगल टेंडर। 8 का आंसर होगा ए, दैट इज 1 ओनली, क्योंकि 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट कोड हमसे पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबाउ द नेशनल इनकम इज नोन एज। नेशनल इनकम से ऊपर अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेंडिंग करा है तो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, if the government is spending anything above the national income it is known as inflationary gap. D, प्राइमरी डेफिसिट नहीं बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोल सकते हैं, लेकिन फिस्कल स्टिमुलस लिखा है यहाँ पर, ये याद रखिए। करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बोलेंगे, इट कवर्स ओनली सर्टेन काइंड ऑफ डेफिसिट्स। ठीक है, इन्फ्लेशन गैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन गैप इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग अबव द नेशनल इनकम दैट इज फिस्कल डेफिसिट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। फिस्कल स्टिमुलस नहीं बोलना है ना, फिस्कल डेफिसिट अगर होता तो वो ऑप्शन में होता, लेकिन यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस का है तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, इट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप ऑल्सो। दिस इज इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल विच अल्टीमेटली पुशेस द प्राइसेस अप ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मनी क्रिएशन इन इंडिया। मनी क्रिएशन इन इंडिया के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है। कैश रिजर्व रेशियो डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक्ट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ मनी क्रिएशन। आरबीआई एज सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू क्रिएट मनी इन द मार्केट ओनली, इन अ मार्केट ओनली। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि which of the following statement are correct? करेक्ट स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है। आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू क्रिएट मनी इन द मार्केट, इन अ मार्केट ओनली, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और ना ही पहला वाला स्टेटमेंट है कि फैसिलिटेटर के तौर पर है कैश रिजर्व रेशियो एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज अ लिमिटर, इट लिमिट्स द मनी क्रिएशन, नॉट फैसिलिटेट्स। ठीक है, तो अपोजिट स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिमिट्स, इट लिमिट्स द क्रिएशन ऑफ मनी। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो लिमिट्स द क्रिएशन ऑफ मनी। तो ये कुछ चीजें हैं। चलिए
उसके बाद में मार्केट में सिर्फ वही प्लेयर नहीं है, गवर्नमेंट भी प्लेयर है आरबीआई के अलावा। तो दोनों चीजें गलत है। करेक्ट कोड पूछा है तो नाइदर 1 नाइदर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नाइदर 1 नाइदर 2, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statement is are correct with reference to inflation? इन्फ्लेशन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? Inflation erodes the value of money and the people who hold currency suffer in the process. Inflation erodes the value of money. बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए थे, ठीक है, और वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आप एक समय पर मान लीजिए ईयर वन में 1,000 रुपए से आप 100 केजी वीट खरीद पा रहे थे। इन्फ्लेशन हुआ, वीट के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। कब बढ़ गए? ईयर 2 में। वीट के प्राइसेस मान लीजिए अभी कितना प्राइस हुआ इसके हिसाब से 10 रुपए केजी, 10 पर केजी, ठीक है। अब हम देखते हैं ईयर 2 में प्राइस बढ़ के 20 हो गया, तो अब 1,000 रुपए का कितना किलो गेहूं खरीद पाएंगे? 50 केजी। तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ, क्योंकि उसका परचेसिंग पावर कम हुआ। तो इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी एंड द पीपल हु होल्ड करेंसी सफर इन द प्रोसेस। जिसने करेंसी अपने पास तिजोरी में बंद करके घर में रख ली ना, तो उसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए आपके दादाजी 10,000 रुपए, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट करके आ जाते, तो वो इन्वेस्टमेंट से कुछ फायदा होता या फिर वो 10,000 रुपए तिजोरी में बंद करके आपके लिए छोड़ जाते, उससे फायदा होता? तिजोरी में बंद पैसे की वैल्यू हमेशा 10,000 की गिरती रहेगी। उस समय पर उसकी वैल्यू ज्यादा थी। 10,000 रुपए में अगर वो सोना खरीद के भी रख लेते तो हो सकता था कि वो सोने का भाव आज की तारीख में आपको उस 10,000 की जगह लाखों का रिटर्न देता। लेकिन अब क्योंकि सोने का भाव बढ़ गया, ठीक है, बट करेंसी की वैल्यू तो वो करेंसी तो 10,000 की 10,000 ही रही। अब 10,000 में वो किलो भर सोना नहीं खरीद पाएंगे, तोला भर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें हो सकती है। पहले के करेंसी के और आज की करेंसी के वैल्यू में हम देखें तो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि उसका परचेसिंग वैल्यू कम हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन होना भी जरूरी है। कम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में पॉजिटिव होता है ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो इट इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड इसमें ऑप्शन दे के रखा है कि इन inflationary situation in an economy which results out of a process of wage and price interaction is known as inflationary spiral. दो चीजों के बारे में बात चल रही है, वेज एंड प्राइस इंट्रैक्शन, ठीक है। वेज बढ़ाई आपने, ठीक है, रिजल्टेंटली प्राइसेस बढ़ेंगे। जितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि वेज बढ़ाते से परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो वेजेस कम पड़ेगी, कम पड़ेगी तो वेज का इंक्रीज का डिमांड आएगा कि वेज इंक्रीज करो, वेज वापस इंक्रीज होगी, फिर प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर वेज इंक्रीज होगी, फिर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो एक स्पाइरल है, ठीक है। क्योंकि अगर हम वेज बढ़ाते हैं, ठीक है, वेजेस अगर हम बढ़ाते हैं तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा जाता है, ज्यादा पैसा जाता है तो ज्यादा डिमांड क्रिएट होती है, ज्यादा डिमांड क्रिएट होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर वो पैसा वापस कम पड़ने लग जाएगा जो वेज के फॉर्म में हमने उनको बढ़ा के दिया था। अब जब वो कम पड़ने लग जाएगा तो वेज इंक्रीज की डिमांड आएगी, वेज इंक्रीज की डिमांड आएगी तो वेज बढ़ाओगे, वेज बढ़ाओगे तो फिर से प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्पाइरल चलता रहता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिएट मनी एंड लीगल टेंडर। फिएट मनी इज नोन एज टोकन करेंसी। लीगल टेंडर्स और फिएट मनी को हम टोकन करेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ टोकन करेंसी। इसके रिस्पेक्ट में हमसे कुछ चीजें पूछी है। In case of fiat money, issuing authority is responsible to give equal purchasing power of a currency. ठीक है, बिल्कुल सही है। जो इश्यूइंग अथॉरिटी है, जैसे सेंट्रल बैंक इज द इश्यूइंग अथॉरिटी, ठीक है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक की इक्वल पावर दे, इक्वल परचेसिंग पावर दे जितना करेंसी पे डिनोमिनेशन लिखा है। फिएट मनी अनलाइक लीगल टेंडर हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या फिएट मनी का खुद का कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है? Fiat money do not have intrinsic value of its own, ठीक है।
इट इज ऑल्सो टोकन करेंसी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, तो उसका खुद का कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू किसका होता है? गोल्ड का कॉइन हो उसका खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो आपके हाथ में पेपर है वो टोकन करेंसी है, तो क्या इसका खुद का कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है? वो तो इशूअर के पास है कि जितना इशूअर ने लिख करके दे दिया कि 50 रुपए देने का वादा करता हूं, ठीक है, तो जब तक वो बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर उसके ऊपर है कि 50 रुपए देने का मैं धारक को वादा करता हूं, तब तक वो वैलिड है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो फियाट मनी भी ऐसा ही मनी है, ठीक है, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओनली वन कहां पे दे के रखा है? ए वाले ऑप्शन में दे के रखा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following statement is are correct with regard to GDP deflator? It is the value of goods and services an economy produces in a particular year at current prices. Okay. Next दे के रखा है, it covers the entire range of goods and services produced in the economy. The GDP deflator is available on half yearly basis along with the GDP estimate. ठीक है, एक तो ये करंट प्राइसेस पे नहीं होता, इट इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे होगा, ठीक है। करंट प्राइसेस की जगह अगर ये कांस्टेंट प्राइसेस लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो नॉट करंट प्राइसेस, इट इज कांस्टेंट प्राइसेस एंड इट इज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट बेस ईयर प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। तो करंट प्राइसेस की बात नहीं चलेगी यहां पर, ठीक है। दो चीजें हैं, GDP deflator is not the value of goods and services of an economy that are produced. It is basically a ratio between GDP, nominal GDP and real GDP, ठीक है। रियल GDP और नॉमिनल GDP के बीच का रेशियो है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये खुद जीडीपी की डेफिनेशन तो लिख रखी है, तो जीडीपी की डेफिनेशन है करंट ईयर प्राइसेस में, अगर देखा जाए तो नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इसका नहीं है, ठीक है। ये जीडीपी डिफ्लेटर के लिए सही स्टेटमेंट नहीं। सेकंड है एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि इट इज जीडीपी डिफ्लेटर इज अवेलेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस पे नहीं होता, क्वार्टरली बेसिस पे होता है। क्वार्टरली बेसिस पे अवेलेबल जीडीपी एस्टिमेट होते हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ऐसे दो एस्टिमेट हैं जो मंथली लेवल पर होते हैं, मंथली लेवल पर, है ना, और एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर नहीं करते सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, एक टारगेटेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर करते हैं। बट जीडीपी डिफ्लेटर लगभग एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी 1 और 3 करेक्ट इनकरेक्ट है, इसलिए हमसे करेक्ट आंसर पूछा है। तो ओनली 2 करेक्ट आंसर, ओनली 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ओनली 2 कहां पर देके रखा है? ए वाले ऑप्शन में देके रखा है, तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि इट इज द रेशियो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। दो जीडीपी करंट रेट्स पे और बेस ईयर रेट्स पे जो जीडीपी हैं उनके बीच का रेशियो है, ठीक है। इट इज नॉट द जीडीपी इटसेल्फ। Which of the following were the intended objective of demonetization of 500 and 1000 rupees Indian currency notes? Flushing out black money, क्या ये intended objective था? Flushing out black money, बिल्कुल यही इंटेंट एक था। Eliminate fake currency notes, बिल्कुल। Convert non-formal economy into formal economy, थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिए, बिल्कुल ये भी है। Increase digitalization, तो डिजिटलाइजेशन इंक्रीज करना भी था, पर रैपिड जीडीपी ग्रोथ इसका इंटेंटेड ऑब्जेक्टिव नहीं था, और अट्रैक्टिंग मोर एफडीआई भी इसका इंटेंटेड रिजल्ट नहीं था कि ये हो जाएगा इससे, ठीक है। तो पहले 4 तो सही है, बाकी 2 गलत है, करेक्ट पूछा है। तो 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। सी वाले ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 मिलते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉमिनल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन बट रियल जीडीपी इज नॉट। नॉमिनल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, नहीं, गलत ऑप्शन है। रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी इज एट करंट प्राइसेस, इट इज नॉट नॉमिनल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे निकाली जाती है, रियल जीडीपी
बेस ईयर प्राइसेस पे निकाली जाती है, तो एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन इज देयर इन रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी। द रियल जीडीपी विल मोस्ट ऑफन बी हायर देन नॉमिनल जीडीपी इन एन एक्सपांडिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी अगर एक्सपांड हो रही है तो बेसिकली इन्फ्लेशन होगा, होंगे, प्राइस राइज होंगे। प्राइस राइज अगर होगा तो करंट प्राइसेस विल बी ऑलवेज मोर देन बेस ईयर प्राइसेस, बेस ईयर प्राइसेस कम होंगे। और रियल जीडीपी तो बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती है, करंट प्राइसेस पे तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। तो रियल जीडीपी ज्यादा होगी कि नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी? नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी। रियल जीडीपी विल ऑलवेज बी लोअर, ठीक है, देन नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है कि द रियल जीडीपी विल मोस्ट ऑफन बी हायर देन नॉमिनल जीडीपी, इसका उल्टा स्टेटमेंट सही होगा कि नॉमिनल जीडीपी विल बी हायर देन रियल जीडीपी इन एन एक्सपांडिंग इकोनॉमी जनरली। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑफन द ट्रेंड्स ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी सिमिलर टू दैट ऑफ सीपीआई। हाँ, सीपीआई लगभग बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। दोनों ही इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी डिफ्लेटर एंड सीपीआई। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश होता है, एक मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है। ठीक है, और दोनों के आंकड़े लगभग मिल सकते हैं। ठीक है, ऑफन बोला है, हमेशा मिले जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग सिमिलर होते हैं। ऑफन दे आर सिमिलर, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट हमसे पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड कहां, कौन से ऑप्शन में मिलता है? हमको सी वाला ऑप्शन मिलता है, तो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने का कारण क्या हो सकता है? मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशन होता है, या मनी सप्लाई कम होता है तो इन्फ्लेशन होता है? मनी सप्लाई बढ़ने से होता है, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन्फ्लेशन का कारण नहीं है। इंक्रीज इन रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्राइस राइज हो जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है, बेसिक प्राइस प्लस टैक्स, टैक्स ही अगर बढ़ गया तो कंज्यूमर को जो प्राइस मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ज्यादा पैसा, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट का कुछ डेफिसिट हुआ है और उसको फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, बाहर से पैसा ले लिया है, गवर्नमेंट से बोला पैसा छाप दो। ठीक है, जब आरबीआई से बोला पैसा छाप दो, पैसा ज्यादा छापने की वजह से, मॉनिटाइज्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग करने की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बाहर से उधार लेने की वजह से भी मनी सप्लाई बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, और इससे भी बढ़ता है, लेकिन इससे कम होता है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई से कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, 2 and 3 आर करेक्ट, तो 2 and 3 करेक्ट मिलता है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is are correct with regards to consumer price index? This is the index of price of a given basket of commodities which are brought by representative customers. Representative customers के द्वारा brought किए जाने वाले एक basket of goods का इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, ठीक है, सही है। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज टर्म्स, बिल्कुल ये भी सही है। CPI is also used for indexing dearness allowance to employees for the increase in prices, for the increase in prices, बिल्कुल ये भी सही है। CPI को ही एंकर की तरह इस्तेमाल किया जाता है सब जगह, CPI को ही यूज करते हैं। CPI CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, उनके द्वारा पब्लिश किया जाता है, मंथली बेसिस पे इसको पब्लिश किया जाता है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और करेक्ट कोड्स ही हमसे पूछे हैं। ऑल द 3 कोड्स करेक्ट किसमें देके रखे हैं? कोड डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी कौन से टर्म से डिस्क्राइब होता है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट कौन करने जाएगा? ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, M1 एंड M3, M1 और M3 मिला करके, या रिजर्व मनी M या टाइम MO प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे अच्छा ब्रॉड मनी का डेफिनेशन इसमें कौन सा होगा? M1 प्लस ऑल द टाइम डिपॉजिट्स अवेलेबल विद द बैंक। M1 के साथ में अगर सारे टाइम डिपॉजिट जो बैंक्स के पास अवेलेबल हो उसको जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। M1 को बोलते हैं नैरो मनी। अगर
साथ में टाइम डिपॉजिट्स। देखो दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं ना, डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है, जैसे कि सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, करंट अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, ठीक है, ऐसे डिपॉजिट जिसपे आप सीधा बैंक के पास डिमांड करो और बैंक को पैसा देना पड़े, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट जो किसी निश्चित समय के लिए फॉर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपने बैंक में जमा किया, एफडी, ठीक है, मैच्योरिटी भी मिलेगी। तो ऐसे कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए बाउंड रहते हैं कि इतने समय के बाद ही आपको मिले, दैट आर नोन एज टाइम डिपॉजिट्स। तो ब्रॉड मनी में एक तो डिमांड डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे प्लस टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, नैरो मनी भी आ जाएगा प्लस ऑल द टाइम डिपॉजिट अवेलेबल विद द बैंकिंग सिस्टम भी आ जाएगा। तो बेसिकली M3 को हम और M4 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, ठीक है, और M3 का मतलब यही होता है, M3 इज इक्वल टू दिस M1 प्लस टाइम डिपॉजिट अवेलेबल विद द बैंक। तो यही ब्रॉड मनी है। बी वाला ऑप्शन इसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। तो बी ऑप्शन कहाँ देके रखा है, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statement. In the CPI, the goods purchased by consumers represent all the goods which are produced in a country. Goods purchased by the consumers are includes all the goods produced in the country. नहीं, it does not cover entire goods, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर्स परचेस करते हैं, लेकिन वो गुड्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं होते, वो इंपोर्ट होते हैं। There are various goods in the economy which are purchased by the consumers, but they are imported goods. तो CPI उनको भी कवर करता है। तो ये सिर्फ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंट्री को कवर नहीं करता, ठीक है, बाहर के गुड्स को भी कवर करता है, ठीक है। चलिए, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि कवर नहीं भी किए जाते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, इन द न्यू सीरीज ऑफ WPI प्राइजेस यूज्ड फॉर कंपाइलेशन डू नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, in order to remove the impact of fiscal policy, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को काउंट नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, इसमें समस्या नहीं है। हमसे पूछे नॉट करेक्ट क्या है, तो नॉट करेक्ट तो पहला वाला तो नॉट करेक्ट है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। न्यू सीरीज ऑफ WPI जो है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता ताकि फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट उस पर ना पड़े। ये सही स्टेटमेंट है, नई सीरीज में ऐसा स्टेप लिया हुआ है, ठीक है। बट पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नॉट करेक्ट के लिए ए ओनली। चलिए आगे चलते हैं। In the context of banking, the term money supply refers to the level and money supply of, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत मनी सप्लाई रिजर्व मनी कहलाता है, नहीं कहलाता। रिजर्व मनी तो जो उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, रिजर्व्ड है, ठीक है। नैरो मनी RBI के पास जो रहता है ना, नैरो मनी मतलब सिर्फ और सिर्फ वो डिपॉजिट्स M1 और M2, ठीक है, जो डिमांड डिपॉजिट या फिर कैश नगद के फॉर्म में आपके पास दैट इज नैरो मनी, ठीक है। ब्रॉड मनी मतलब अभी हमने समझा था M3 एंड M4, ठीक है, ऑल द मनी, ठीक है, विच इज अवेलेबल विद द पब्लिक इन बैंक्स आर डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, ये सारी चीजें ब्रॉड मनी में आती है। तो ब्रॉड मनी सही सेंस में क्या है, मनी सप्लाई का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ब्रॉड मनी, ठीक है। तो ब्रॉड मनी जिसमें ऑलरेडी नैरो मनी आ ही जाता है ब्रॉड मनी में, ठीक है, इसलिए ब्रॉड मनी इज द राइट आंसर विच रिफर्स द टर्म मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई टर्म को सही तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए ब्रॉड मनी सही टर्म होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with regards to wholesale price index. WPI is used as deflator for many sectors of the economy for estimating GDP, ठीक है। The new series of WPI separate WPI food index, present separate WPI food index published by the Office of Economic Advisor. Next is the weight of manufactured products has marginally decreased in WPI 2011-12. Global investors track the WPI as one of the key macro indicators for their investment decisions, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, दैट इज 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर तुमसे पूछे हैं, 1, 2 एंड 4 आर राइट। ऑप्शन नंबर डी 21, ऑप्शन नंबर सी सॉरी 1, 3 एंड 4, सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है, 1, 3 एंड 4। ऐसा क्यों,
कि न्यू सीरीज ऑफ WPI जो है सेपरेट फूड इंडेक्स होता तो है, लेकिन इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश नहीं करता, ठीक है, इसलिए ये गलत है कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए गलत है, ठीक है। CSO पब्लिश करता है, CSO, ठीक है, इसलिए इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड 4 इज करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट सही हैं, सेकंड वाला गलत है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी में 1, 3 एंड 4 मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statement with reference to recent changes in gross domestic product methods of accounting. GDP accounting के methods में क्या क्या चीजें चेंज की गई है उसके संबंध में सवाल है, ठीक है। 22nd प्रश्न है, ठीक है। GDP data is compiled by Office of Economic Advisor. Okay, GDP data is compiled by Office of Economic Advisor. Okay, देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Office of Economic Advisor basically produce दैट WPI इंडेक्स जो है वो प्रेजेंट वो करते हैं, बाकी GDP डेटा तो जो है वो CSO करता है, CSO। तो इसका स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, CSO, और ये जो है तो WPI के लिए होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बोला गया है इसके अंदर हमको कि द बेस ईयर इज रिवाइज फ्रॉम 2001 टू 2011-12। 1-2 से नहीं रिवाइज किया गया था, 4-5 से रिवाइज किया गया था। पहले 4-5 था, 2004-2005, उससे 2011-12 पे रिवाइज किया गया। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट हैज बीन रिवाइज्ड एज पर द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। ये सही स्टेटमेंट है, ऊपर के दोनों गलत स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर रॉन्ग। तो 3 only is the right answer, ऑप्शन नंबर डी, 3 only is the right answer, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। With reference to the various inflation indexes used to measure inflation, consider the following statement. The prices used for compilation of WPI are collected at ex-factory level for manufactured products and mandi level for agriculture products, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। PPI measures the average change in prices received by the producer and excludes indirect taxes। ये भी सही है और ये भी सही है, पहला वाला भी सही है क्योंकि मंडी होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री लेवल पर प्राइस देखता है और मंडी लेवल पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को देखता है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही, ये वाला CPI बेस्ड इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स आर यूज्ड एज नॉमिनल एंकर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। CPI जो कंबाइंड होता है ना, रूरल अर्बन कंबाइंड, दैट इज द एंकर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डी वाले ऑप्शन में हमको 1, 2, 3 मिलता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Basic prices instead of a factor cost is the main feature of the changed methodology of GDP. In this regards, consider the following statement. Basic price is the final amount paid by the buyer for any product. नहीं, it is the amount received by the producer. Producer ने जो amount receive किया, that is basic price. Amount received by producer. ठीक है, बायर तो ज्यादा पे करता है, ठीक है। अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर इज दिस, क्योंकि अमाउंट रिसीव बाय प्रोड्यूसर आल्सो इंक्लूड्स सब्सिडी, सब्सिडी इंक्लूड होती है, ठीक है, पर बायर सब्सिडी पे नहीं करता, ठीक है। तो बेसिक प्राइस में सब्सिडी नहीं होती, क्या होती है? होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को अमाउंट सब्सिडी के साथ जुड़ करके मिलता है, इतना टोटल उसको मिल रहा होता है, बट अमाउंट पेड बाय कस्टमर डज नॉट डू नॉट इंक्लूड सब्सिडी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक प्राइस इज सम ऑफ एनी टैक्स पेएबल एंड एनी सब्सिडी रिसीव्ड। नहीं, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो नाइदर 1 और नाइदर 2, नाइदर 1 इज करेक्ट, नाइदर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म बेस इफेक्ट? It is impact of drastic deficiency in money in supply due to the failure of crops. It is the impact of price levels in the previous year on the inflation rate. It is the impact of demand supply mismatch due to rising demand. It refers to the impact of rising aggregate demand due to rapid growth in per capita income of the people. कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुराने जो प्राइस लेवल्स, पुराने जो प्राइसेस हैं, ठीक है, पुराने सालों के जो प्राइस लेवल्स हैं, उसका इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन रेट इज नोन एज बेस इफेक्ट, ठीक है। तो ये है बेस इफेक्ट। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। Which of the following statement are incorrect about GDP data after recent revision? The headline growth rate is now measured by GDP at constant market prices. क्या GDP के जो हेडलाइन है, हेडलाइन ग्रोथ रेट है, वो GDP एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट होता है? नेक्स्ट है, फैक्टर कॉस्ट विल बी यूज्ड फॉर एस्टिमेट्स ऑफ GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, MCA21 database is used for manufacturing companies. Okay. Fourth statement है, information from accounts of stockbrokers, assets management company among others is taken. ठीक है, तो इसके सही ऑप्शंस अगर देखें तो कौन कौन से सही ऑप्शंस हैं करेक्ट कोर्स में, विच आर इनकरेक्ट बेसिकली। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। देखते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट हमसे पूछा है ना। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, MCA21 डेटाबेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी सही है कि इनसे भी इंफॉर्मेशन ली जाती है। बट ये फैक्टर कॉस्ट की जगह क्या यूज करते हैं? बेसिक प्राइस यूज करते हैं। GVA के लिए बेसिक प्राइस यूज करते हैं, फैक्टर कॉस्ट यूज नहीं करते। तो बेसिकली टू ओनली इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमसे, तो टू ओनली इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बी वाले ऑप्शन में टू ओनली ऑप्शन हमको मिलता है। तो 26 का आंसर जो है दैट इज बी। 26 का आंसर बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन का इफेक्ट है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम डेप्टर टू क्रेडिटर। ओके, नेक्स्ट है बूस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री, lowering the cost of loan, lowering the cost of loan. Fourth is taxpayer benefited while paying their direct taxes and indirect taxes. Lower imports in general. बेसिकली करेक्ट हमसे पूछा है और ये पूछा है कि इन्फ्लेशन का इनमें से इफेक्ट कौन सा होगा। तो ये उल्टा दे के रखा है, दिस इज रिवर्स। ठीक है, इसको इधर से इधर कर दो तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, पर ये अभी गलत है। बूस्ट इन द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी के अंदर तो ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होता है तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है। ठीक है, लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ लोन भी कम हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन होगा तो। ठीक है, टैक्स पेयर्स बेनिफिटेड वाइल पेइंग इनडायरेक्ट, टैक्स पेयर्स को क्यों बेनिफिट होगा? इन्फ्लेशन होगा तो ऐसा क्या है, उनको तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो ये हटा दीजिए, बेनिफिट नहीं है, ये गलत है। लोअर इंपोर्ट्स इन जनरल, हाँ अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंपोर्ट्स थोड़े से कम होंगे क्योंकि एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ता है। ठीक है, हमारी करेंसी की जो बेसिक वैल्यू है एक्सचेंज रेट्स की वजह से वो बाहर से कम खरीद पाते, परचेसिंग वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इंपोर्ट्स जो है कम होते हैं। तो ये 2, 3 एंड 5 आर द जनरल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5 कहां पर देके रखा है? 2, 3 एंड 5 देके रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाई पावर मनी। ठीक है, हाई पावर मनी, हाई पावर मनी ऐसा मनी है जो गवर्नमेंट और ये इशू करते हैं। ठीक है, करेंसी एक्सेप्टेड टू ऑल इन द ग्लोबल मार्केट इज कॉल्ड हाई पावर मनी। नहीं, ग्लोबल मार्केट की बात कहां से आ गई? डोमेस्टिक मार्केट में बात करें। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। दिस मनी इज बैक्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नहीं, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट बैक करता है, तो नाइदर वन नाइदर टू, दोनों ही गलत है। ठीक है, तो नाइदर वन नाइदर टू इज द करेक्ट आंसर। तो डी वाला ऑप्शन 28 के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिवाइज सीरीज ऑफ WPI वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रिवाइज सीरीज लॉन्च की है, सही ऑप्शन है ये, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। सेकंड बोला है हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नहीं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस होकर के हेडलाइन इन्फ्लेशन नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जगह फिर किस पे कैलकुलेट किया जाता है? WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। तो दोनों स्टेटमेंट में से एक पहला वाला सही कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में देकर रखा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
In the index of 8 core industries, which of the following is given the highest weight? 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वेट किसको दिया जाता है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को दिया जाता है. रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आर गिवन हाईएस्ट वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज. जब हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं उस समय पर तो 28.04% का वेटेज इनको दिया जाता है. 28% अप्रॉक्स. सबसे कम किसको दिया जाता है? फर्टिलाइजर को दिया जाता है. कोर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 2.63% का वेटेज दिया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को. 31 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिनिमम रिजर्व सिस्टम. दिस इज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम टू बी हेल्ड बाय ऑल कमर्शियल मिनिमम रिजर्व टू बी हेल्ड बाय ऑल कमर्शियल बैंक एट अ पर्टिकुलर टाइम. नहीं, मिनिमम रिजर्व जो है वो आरबीआई मेंटेन करता है, वो इनको होल्ड नहीं करता, कमर्शियल बैंक को नहीं करना. 9% ऑफ ऑल द डिपॉजिट इज द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग द रिजर्व. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. 9% नहीं किया जाता. 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व मेंटेन किया जाता है रुपीस, और उसमें से 115 करोड़ रुपए जो है गोल्ड में, ठीक है, और बाकी 85 अलग. तो 200 करोड़ का होता है 85 फॉरेन करेंसी में, 85 करोड़ फॉरेन करेंसी में और 115 करोड़ इन गोल्ड. ऐसा मेंटेन किया जाता है. ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. 1 भी गलत है, 2 भी गलत है. हमसे करेक्ट पूछा है तो नाइदर 1 नाइदर 2, दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं. तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नाइदर 2. नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स, और गलत पेयर को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, सीपीआई अर्बन कौन पब्लिश करता है? सीएसओ करता है, कोई समस्या नहीं. कंबाइंड, रूरल भी अर्बन भी. ठीक है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, लेबर ब्यूरो करता है. सीपीआई कंबाइंड कौन कौन पब्लिश करता है? सीपीआई कंबाइंड इज नॉट पब्लिश बाय लेबर ब्यूरो. लेबर ब्यूरो पब्लिश नहीं करता. सीपीआई कंबाइंड कौन करता है? फिर सीएसओ करता है. तो ये हटा दिया जाना चाहिए. सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स, यूएनएमई, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नहीं, ये सीएसओ पब्लिश करता है. तो ये भी हटा देना चाहिए. ये दोनों गलत हैं, पहले 2 पेयर सही हैं. ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स बोला है. 3 and 4 आर इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स. बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर्स बोला है. 3 and 4 आर इनकरेक्टली मैच्ड. फर्स्ट एंड सेकंड वाला करेक्टली मैच्ड है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो था दैट वाज बी वाला ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 33, द टर्म मनी मल्टीप्लायर इज सीन समटाइम्स in the news. Which of the following describe it best? The ratio of M4 to reserve money. No. The ratio of broad money to reserve money. ठीक है, ये ऑप्शन सही है. तो ब्रॉड मनी और रिजर्व मनी का जो रेशियो है उसी को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं. मनी मल्टीप्लायर होगा, वही बेस्ट डिस्क्राइब करता है रेशियो ऑफ ब्रॉड मनी टू रिजर्व मनी. M3 to M4 का जो रेशियो है उसको बोलते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. Consider the following statement with regards to producer price index. It measures price change from the perspective of the producer. The PPI is useful in having an idea of consumer price in the future. Third statement है PPI includes taxes, trade margins, transport cost, thereby giving a good picture of inflation. It is basically PPI is on basically calculated on basic prices. तो ये सब चीजें नहीं होती उसके अंदर. बेसिक प्राइस पे होता है, ये सब चीजें नहीं होती. ठीक है, तो इसको हटा देना चाहिए. ये ठीक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक ऑप्शन है. तो दीज 2 ऑप्शंस आर राइट बट द थर्ड ऑप्शन इज नॉट राइट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 1 and 2 हो जाएगा क्योंकि करेक्ट हमसे पूछा है और 1 and 2 हमको मिल रहा है ऑप्शन ए में. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. लिस्ट 1 दे के रखिए, लिस्ट 2 दे के रखिए. पेयर अगर बनाना है तो रिफ्लेशन मतलब सेकंड वाले ऑप्शन से मैच कर लो. रिफ्लेशन ये होता है. ठीक है, स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इज रिफ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन मतलब बहुत हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये सब मैच हो जाएगा. स्टैगफ्लेशन मतलब इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ कम होते जा रही है और साथ में प्राइस राइज हो रहा है. डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन की दरें कम होती जा रही हैं. द रेट विथ विच इन्फ्लेशन इंक्रीज वो कम हो रहा है. ठीक है, तो डिसइन्फ्लेशन इज दिस. तो ऐसा क्रिस क्रॉस मैच हो रहा है. 1 मैचेस विद 2. ठीक है,
2 मैचेस विथ 1, 3 मैचेस विथ 4, 4 मैचेस विथ 3। तो ये यहां पर दिख रहा है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Consider the following statement: the economy witnessed a gradual transition from a period of high and variable inflation to a more stable prices in the last 4 years। बिल्कुल ठीक है, लास्ट 4 years में हमारे यहाँ थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक है। बहुत हाई उससे हम गुजरे हैं पहले, उसके बाद थोड़ा स्टेबल हमको देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं the significant reduction in food inflation particularly of pulses and vegetables moderated the general inflation। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बोथ 1 and 2 करेक्ट हम लिख सकते हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड स्लाइटली अर्लियर, इसलिए हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि पहले 4 साल तक काफी ज्यादा स्टेबिलिटी रही है मार्केट में, ठीक है। 4 साल के पहले इनस्टेबल था, फिर बाद में स्टेबिलिटी अच्छी खासी आ चुकी है मार्केट में। तो स्टेटमेंट 1 इज आल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, सी बोथ 1 and 2 जहां पर ऑप्शन में दिख रखा है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी: कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोस, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली इट इज, आर द टूल्स ऑफ to regulate monetary policy. Repo rate and reverse repo rate are decided by monetary policy committee. Theoretically, repo rate is always greater than the reverse repo। ये दो ऑप्शन जो ऊपर देके रखे हैं ये तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सीआरआर और एसएलआर दोनों मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। रेपो एंड रिवर्स रेपो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बट जनरली रेपो रेट इज हायर देन रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद अ गारंटी टू बाय बैक, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट ठीक उसके उल्टा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट में विद प्रॉमिस टू बाय बैक। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है तो इट इज रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पे लेती है। तो रेट एट विच आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, है ना, in lieu of government securities with a promise to buy back those government securities is reverse repo। बट मुझे एक चीज बताइए कि थियोरेटिकली क्या हर बार ऐसा जरूरी है? जनरली तो ऐसा होता है। थियोरेटिकली जब मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो उस केस में आरबीआई को पैसा ऑब्जॉर्ब करना है तो वो ज्यादा रेट पे पैसा ले लेगा मार्केट से, ठीक है। मतलब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा और रेपो रेट कम कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस से बुला लिया जाए मार्केट से, ठीक है। इफ द मनी सप्लाई इन द मार्केट इज मोर, ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है कि रिवर्स रेपो रेट के माध्यम बढ़ाने के माध्यम से बैंक से पैसा बुला लिया जाए और उनको ज्यादा ब्याज दे करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी उनके पास गिरवी रख दी जाए। तो ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है थियोरेटिकली, बट जनरली जो लिखा है स्टेटमेंट सही है, बट थियोरेटिकल इट इज रॉन्ग कि हमेशा ही होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा हो, थियोरेटिकल में नहीं होता, ठीक है। जनरली इन प्रैक्टिकल टर्म्स इट टेक्स प्लेस लाइक दैट, बट थियोरेटिकली ऑलवेज इट इज पॉसिबल इज नॉट करेक्ट स्टेट। तो 1 and 2 is correct, but the third one because it is saying theoretically, जनरली बोलता तो ठीक स्टेटमेंट था, थियोरेटिकली बोल रहा है इसलिए गलत स्टेटमेंट है। तो 1 and 2 सही आंसर है। बी वाले कोड में देके रखा है 1 and 2, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following factors are not responsible? Not responsible लिखा है ना, याद रखिएगा। Not responsible for fluctuation in production levels of economies above and below the trend of equilibrium level। पहला लिखा हुआ है economic instability and uncertainty, second unforeseen disasters, third monetary transmission, anti-inflationary government policies। मॉनेटरी ट्रांसमिशंस को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो तीनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो फ्लक्चुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी अनसर्टेनिटी है तो भी फ्लक्चुएशन होंगे, डिजास्टर्स आ जाए तो भी होंगे, और अगर गवर्नमेंट की कुछ फिस्कल पॉलिसी एंटी इन्फ्लेशनरी बनती है तो वो भी प्रोडक्शन को फ्लक्चुएट करने के लिए जवाबदार होगी। मॉनेटरी ट्रांसमिशंस आर नॉट नेसेसरली अफेक्टिंग प्रोडक्शन लेवल्स इन द कंट्री, ठीक है, नेसेसरली वो नहीं करेंगे प्रोडक्शन लेवल्स को अफेक्ट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम जरूर करेंगे, लेकिन
प्रोडक्शन को डायरेक्टली फ्लक्चुएट करने का काम नहीं करते। ठीक है, तो 38 का आंसर जो है वो 3 ओनली हो जाएगा, क्योंकि नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा है, तो थर्ड फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो सी आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। द अपर लिमिट फॉर एसएलआर हैज बीन रिड्यूस्ड टू 25%। पहले 25% जो रेट था दैट वाज द फ्लोर रेट ऑफ एसएलआर, बट बाद में फ्लोर रेट भी हमने हटा दिया। फ्लोर रेट मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए था। ठीक है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट ऐसी नहीं रिड्यूस की है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देयर इज नो लोअर लिमिट फॉर एसएलआर, बिल्कुल ठीक है, नो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है, पहले थी, अब एसएलआर की कोई लोअर लिमिट नहीं है, फ्लोर रेट नहीं है। इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक विच इज टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक इटसेल्फ, बिल्कुल ठीक है। एनडीटीएल का वो पोर्शन जो बैंक को अपने पास लिक्विड में मेंटेन करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, दैट इज एसएलआर। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो 2 and 3 आर राइट, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफ्लेशन मींस डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द इकोनॉमी। डिसइंफ्लेशन मींस डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द इकोनॉमी। ये डिक्रीज बोल रहा है। ठीक है, देखिए चलो, डिफ्लेशन एंड डिसइंफ्लेशन में कंफ्यूज होते हैं। डिफ्लेशन का मतलब तो ठीक है कि इट मींस द डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है। डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन की जो रेट ज्यादा है उसकी रेट का कम होना। मान लीजिए इन्फ्लेशन 8% था, तो 4% अगर हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइंफ्लेशन, कि इन्फ्लेशन कम हुआ। ठीक है, डिफ्लेशन होगा नेगेटिव, प्राइसेस जो है वो कम हो जाए। पिछले साल 100 रुपए की चीज थी, आज 90 रुपए की हो जाए तो दैट इज डिफ्लेशन। बट प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कम रेट से बढ़ रहे हैं, तो दैट इज डिसइंफ्लेशन। तो इट डज नॉट मीन डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू आउट द इकोनॉमी, इट मींस रेट एट विच दे वर इंक्रीजिंग इज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ठीक है, इसके बाद डिफ्लेशन रिप्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एट स्लोअर रेट, नहीं ये तो पहला वाला ऑप्शन है, तो ये भी सही नहीं है, सॉरी। डिसइंफ्लेशन रिप्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस एट स्लोअर रेट, बिल्कुल ये ठीक है। ठीक है, डिसइंफ्लेशन के लिए फोर्थ वाला स्टेटमेंट ठीक है, डिफ्लेशन की डेफिनेशन के लिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ठीक है। तो 1 and 4 सही स्टेटमेंट्स सही हमसे पूछा है, तो 1 and 4 सही कहां दिए हुए, डी वाले ऑप्शन में दिए हुए, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following statement is incorrect with reference to the term repo rate? It is long term borrowing. Long term borrowing के लिए नहीं होता, short term borrowing के लिए होता है। शॉर्ट टर्म 14 days रेपो रेट, ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए रेपो रेट ठीक है। ठीक है, हाँ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय के लिए मिलता है। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ के देख लेते हैं क्या वो सही है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड अ डिस्काउंट ऑन द डेटेड सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है। दिस रेट फंक्शंस एज द बेंचमार्क रेट फॉर कॉल मनी मार्केट, ये भी ठीक है। ठीक है, रेपो रेट जो है कॉल मनी मार्केट के लिए बेंचमार्क रेट होता है, बट ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए होता है, ना कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए, तो इसलिए ये ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा था रेपो रेट के संबंध में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। Which of the following reflects the relationship between inflation and unemployment in the economy? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो 3 कर्व्स दिए हुए हैं, तीनों ही कर्व्स इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा कर्व कुजनेट कर्व है, और कुजनेट के 2 कर्व है। ठीक है, कुजनेट एनवायरमेंटल कर्व भी है, कि दोनों कुजनेट कर्व आपको पता होना चाहिए, और ये 3 कर्व जो है इकोनॉमी के लिए पता होना चाहिए। लॉरेंस वक्र की अगर बात करें, लॉरेंस कर्व की अगर बात करें, तो ये जो है इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है। अगर आपने रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट, तो इनकम इनइक्वालिटी, हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, इसकी बात अगर हो तो लॉरेंस कर्व में होता है। कैसा प्लॉट बनता है इसका, इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से प्लॉट बनता है लॉरेंस कर्व का। अगर रिलेटिव की हम बात करें तो इस तरीके से कुछ, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है, और हमेशा एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन के नीचे लॉरेंस कर्व होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन के नीचे लॉरेंस कर्व बनता है डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए।
ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, ये लॉरेंस कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, अमंग्स द पॉपुलेशन। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व जो है दैट इज बिटवीन, जो राइट आंसर है हमारा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में फिलिप्स कर्व, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन कैसा होगा? अगर हम इन्फ्लेशन इधर प्लॉट करें और अनएम्प्लॉयमेंट इधर प्लॉट करें, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बिल्कुल होगा, और इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इज प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ एज वेल, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन अगर अच्छा होगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। इन्फ्लेशन अगर कम होगा, ठीक है, या प्राइस राइज नहीं होंगे तो इकोनॉमी में मंदी आएगी, मंदी आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये इस तरह का कर्व जो फिलिप्स कर्व है, और फिलिप्स कर्व ही इसका सही आंसर है। तो 2 ओनली इसका सही आंसर होगा। लाफर्ड्स कर्व क्या है? ठीक है, लाफर्ड्स कर्व भी जो है दैट इज रिलेटेड विद टैक्स रेट एंड रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और टैक्स रेट। टैक्स रेट धीरे धीरे अगर बढ़ाया जाए तो कुछ हद तक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन जब टैक्स रेट ज्यादा बढ़ा दिया जाए, 100% कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई लोग काम ही नहीं करेंगे। दैट इज डीमोटिवेटिंग। अगर टैक्स रेट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो बेस विल श्रिंक, टैक्स पेयर विल श्रिंक, क्योंकि लोगों में मोटिवेशन काम करने में खत्म हो जाएगा। व्हाई दे विल वर्क फॉर जस्ट पेइंग टैक्सेस, नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो टैक्स के फॉर्म में लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। भले ही टैक्स रेट बढ़ता जाए, रेट कितना भी बढ़ा दो, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स जहां तक वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, वो एक मार्जिन तय होता है। हर एक इकोनॉमी में एक इलास्टिसिटी होती है, टैक्स की इलास्टिसिटी होती है कि कितना उसको बढ़ा देंगे तब तक, जब तक कि रेवेन्यू बढ़ता जाए। तो टैक्स इलास्टिसिटी के हिसाब से कर्व डिजाइन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाफर्ड्स कर्व, विच इज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड टैक्स रेट्स इन द कंट्री। तो ये 3 कर्व्स और कुजनेट के जो 2 कर्व्स हैं वो हमको थोड़े से ध्यान रखने चाहिए, ठीक है, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट होते हैं। 42nd का आंसर होगा सी, जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन बताता है, सेकंड वाला ऑप्शन, दैट इज फिलिप्स कर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स देखिए। पहला स्टेटमेंट है, व्हाइल इन्फ्लेशन इज राइज इन जनरल लेवल्स ऑफ प्राइसेस, डिफ्लेशन इज द अपोजिट सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। डिफ्लेशन डज नॉट इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट। डिफ्लेशन डज नॉट इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट। ये तो होता है, इट इन्वॉल्व्स। अगर डिफ्लेशन होगा तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी कम होगा और आउटपुट भी कम होगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इन द मॉनेटरी इज अ मॉनेटरी मेजर टू कॉज डिफ्लेशन। इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ा दिए जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। क्यों? मनी सप्लाई रहेगा नहीं, परचेसिंग पावर नहीं रहेगी लोगों के पास, तो चीजों की कीमतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। डिफ्लेशन का वही मतलब है, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है और तीसरा वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली आर राइट, करेक्ट हमसे पूछा है, तो डी वाले ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44th क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के संबंध में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस डिफ्लेटर एंड इज मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मेजर है और प्राइस डिफ्लेटर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं। It is the ratio of value of goods and services an economy produces in a particular year at current prices to that with the prices prevailing in the during the reference year, base year, ठीक है। तो ये तो वही बोल रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस टू दैट ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर प्राइसेस। तो ये स्टेटमेंट वही कह रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं, द जीडीपी डिफ्लेटर कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी। तो ये भी सही है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
With reference to the economic accounting, which of the following is are characteristics of final goods in the flow of production? Once it is sold, it passes out of active economic flow. बिल्कुल ठीक है कि एक बार गुड्स सेल आउट हो गए तो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर हो गए, ठीक है, उसके बाद कोई भी उसमें वैल्यू ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। चाय पत्ती किसी ने खरीदी, घर पे जाके चाय बना ली, ठीक है, चाय पत्ती सूखी तो खाएगा नहीं, चाय बनाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन गुड्स में हो सकता है, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू में उसमें ऐड नहीं होता, ऐसा सही है, ठीक है। तो वंस इट इज सोल्ड इट पासेस आउट ऑफ एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो। अल्टीमेट कंज्यूमर जब उसको खरीद लेगा तो फिर वो इकोनॉमिक फ्लो के बाहर चले जाएगा। अल्टीमेट कंज्यूमर जब तक नहीं खरीदेगा जब तक वो इकोनॉमिक फ्लो के अंदर होगा, ठीक है। एक बार वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच जाए तो उसमें वैल्यू एडिशन भले ही ना हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। घर का एक डोमेस्टिक यूजर खुद के लिए अगर चाय पत्ती खरीदता है तो उससे चाय बनाता है, ना कि चाय पत्ती खुद खाता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। वैल्यू ऐड मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऐड नहीं हो रही, क्योंकि वो खुद के लिए चाय पत्ती लेके गया। अगर कोई होटल वाला लेके जाता तो फिर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता, ठीक है। बट ये वाला ऑप्शन हर केस में सही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट परचेसर के बाद भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ए वाले इसमें सही आंसर मिलता है हमको, ये ऑप्शन में, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। Which of the following are considered as a drawback of GDP? GDP does not accurately take into consideration aspect like well-being of the resident of the country. बिल्कुल सही है। Voluntary transactions जो होते हैं उसको भी exclude करता है, बिल्कुल ठीक है। It fails to account for the productive non-market activities like an improvement in the product quality. बिल्कुल non-market activity का account नहीं करता। Environment, happiness इनको भी account नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें सही स्टेटमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी मेजर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और रेवेन्यू मेथड। रेवेन्यू मेथड जैसा कोई मेथड नहीं है, तो जीडीपी जो है रेवेन्यू मेथड से कैलकुलेट नहीं होती। 3 मेथड ऊपर वाले जो है वो सही है, इन 3 मेथड से कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। Which of the following is are drawbacks of Human Development Index? It fails to capture the unequal distribution of wealth within the country and the level of infrastructural development. बिल्कुल ये भी ठीक है कि इनकम इनइक्वालिटी को अकाउंट नहीं कर पाता, रिलेटिव पॉवर्टी का पता होता नहीं लगाता, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं इससे और वो एक इंडिकेटर के तौर पर लेते हैं। तो एचडीआई डज नॉट कैप्चर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एचडीआई फेल्स टू ट्रैक द अपरेंट प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज। तो अपरेंट प्रोग्रेस को भी ये कैलकुलेट नहीं कर पाता, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व इन एन इकोनॉमी? अभी लॉरेंस कर्व की बात हम कर रहे थे। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मेजर करता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मेजर करता है, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी के संबंधित है, रिलेटिव पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। लॉरेंस कर्व मेजर्स रिलेटिव इज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, तो डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी क्वेश्चन जो है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गिनी कोएफिशिएंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1912 एंड इट मेजर्स इनकम इनइक्वालिटी अमंग अ कंट्री सिटीजन। लॉरेंस कर्व के बेसिस पर गिनी कोएफिशिएंट निकाला जाता है और वो इनकम इनइक्वालिटी, रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करने का काम आता है। 1912 में ही आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s, बिल्कुल ठीक है। एंड इट इग्नोर्स जेंडर इक्वालिटी, नहीं है, जेंडर इक्वालिटी इसमें नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं है और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो ये तीनों चीजों को इग्नोर करता है, बिल्कुल ठीक चीज है, ठीक है। पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। 1 and 2 बोथ आर राइट, 1 and 2 बोथ आर राइट आर गिवन अंडर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने पहले 50 क्वेश्चन इकोनॉमी के पेपर के डिस्कस किए। आई होप आपको ये आंसर्स ठीक लगे हो। अगर कुछ भी गलत आंसर्स आपको मिलते हैं या आपका कुछ और ओपिनियन है, कहीं कंफ्यूजन है इन आंसर्स में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई के तौर पर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड मेक अवर सेल्फ करेक्ट अगर हमने कुछ गलत एक्सप्लेन किया है तो, ठीक है। वैसे ये सारे आंसर्स हमने चेक करके आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये पूरा डिस्कशन और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो नीचे दिए गए बटन्स पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं यूपीएससी के लिए, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, यूपीएससी परीक्षणम प्रोग्राम, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर यूपीएससी 2023।
ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।